हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिनेश स्टडी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे व्रत के बारे में। व्रत के बारे में जो कुछ भी इसका बेसिक होता है हर पॉइंट पढ़ेंगे और आपको उस लेवल तक का करवा दूंगा कि आप कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने आपको सबसे पहले ज्यामिति करवाई थी। ज्यामिति में मैंने उसका बेसिक और आपको ट्रायंगल करवा दिया था। ये दो चीज़ें, उसका बेसिक और ट्रायंगल करवा दिया था। मैंने ये कहा था कि ज्यामिति में अभी कुछ टॉपिक रह गए, तो इसी तरीके से बीच बीच में हम टाइम निकाल के ज्यामिति का एक एक टॉपिक, यानी एक क्लास में एक टॉपिक कोशिश करेंगे कि पूरा फिनिश हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से बीच बीच में करवाता रहूँगा। बाकी जो हमारा अर्थमेटिक वाला पोर्सन है उसे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, CI और SI, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्रत। तो आज हम बात करेंगे किस पे, व्रत पे। ठीक है, व्रत की जो भी व्रत है और जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये जो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनको बीच बीच में उठाते रहेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा और उधर हमारा अर्थमेटिक भी चलेगा। तो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों साथ साथ चलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले व्रत में। दोस्तों, व्रत क्या होता है ये सुनो। एक ऐसी आकृति जिसके मध्य बिंदु से उसकी परिधि तक की दूरी हर तरफ क्या हो, समान हो। तो ये मेरा क्या बन गया, व्रत। क्या बन गया दोस्तों, व्रत। अब ये इसका होता है मध्य बिंदु, इसे मैंने मान लिया O। इसे क्या मान लिया, O। एक बात और सुन लो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए व्रत में और गोले में क्या अंतर है, कोई आपसे ये पूछे कि बताइए व्रत और गोले में क्या अंतर है, तो दोस्तों व्रत और गोले में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, ये जो व्रत है ये 2D फिगर है। कैसा फिगर है, 2D, यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो गोला होता है, गोला आपने देखा होगा, गोला लाइक गेंद देखिए, गेंद गोला होता है, यानी स्फीयर की बात कर रहे हैं। या आपने अपने कॉलेज या स्कूल वगैरह लाइफ में कभी प्रिंसिपल रूम में ग्लोब रखा देखा होगा टेबल पर, तो वो भी लाइक गोला होता है। तो ये होता है 3D, ये गोला क्या होता है 3D, और व्रत क्या होता है 2D। इसका हम केवल क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीज़ निकाल सकते हैं गोले की। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। कभी कोई आपसे पूछ ले कि बताइए व्रत में और गोले में क्या अंतर है, तो व्रत और गोले में क्या अंतर है, जो हमारा सर्कल यानी व्रत होता है वो 2D फिगर होता है और ये हमारा 3D फिगर होता है। इसका आयतन निकाल सकते हैं, इसका आयतन नहीं निकाल सकते। आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब ऐसे धारिता से समझो। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं व्रत पे। तो ये हमारा व्रत है दोस्तों। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जो इसका मध्य बिंदु है इसे बोलते हैं केंद्र। वो हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो है, ये हमारा इस व्रत का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। और इस व्रत के केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी होगी R, ये हमारी क्या होगी, रेडियस। क्या होगी दोस्तों, रेडियस यानी त्रिज्या। रेडियस यानी त्रिज्या, ये होगी हमारी त्रिज्या। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई। अगर ये बात आपको समझ में आई, इसे केंद्र को लिख लेना सेंटर। ठीक है, तो ये होती है त्रिज्या। मैंने अभी क्या बताया कि जो हमारा व्रत है, व्रत के मध्य बिंदु, जो हमारा मध्य बिंदु है इसके मध्य बिंदु से किधर भी इसकी परिधि तक की दूरी लोगे, चाहे आप इधर ले लो, चाहे आप इधर ले लो, आप किधर भी ले लो, ये दूरी हर कंडीशन में क्या रहेगी, समान रहेगी। तो इसकी AB त्रिज्या भी, ये भी R हो गई, ये भी R हो गई, ये भी R, यानी ये सारी क्या है, त्रिज्या। आपको इतनी सी बात समझ में आई। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आई तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझिए, ये व्रत है, ये क्या है, व्रत है, ये व्रत है। इस व्रत में मैं कोई भी लाइन खींच दूँ, ये मैंने लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी मैंने AB। क्या खींच दी, AB। मैंने ये भी लाइन खींच दी, एक और CD। आप कहीं भी किधर भी कोई लाइन खींच दो, ये सब क्या होती है, जीवा। यानी व्रत में अगर आप ऐसे कोई भी लाइन खींचोगे, ये इसकी क्या हो जाएगी, जीवा। बोलो हाँ या ना। तो ये जो लाइन AB है, या इसे CD ले लो, इसे आप PQ ले लो और इसे MN ले लो। ठीक है, ये सब इसकी क्या हो जाएंगी, जीवाएँ। क्या हो जाएंगी, जीवाएँ। तो व्रत के अंदर कोई भी आप इस तरीके से ये लाइन खींचोगे तो ये मेरी क्या हो जाएगी, जीवा। क्या हो जाएगी, जीवा। तो आपको अब यहाँ से एक चीज़ समझनी है। वो चीज़ क्या समझनी है आपको इतनी सी बात समझनी है कि अगर आपको जीवा समझ में आ गई है
ठीक है, मैं इसे 1 मिनट मिटा दूँ। ये आपको जीवा समझ में आई कि जीवा क्या होता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक की आर है, इसे मान लिया मैंने क्यू नाम दे दिया, और तो ये भी तो आर हो गई, ये भी तो आर हो जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की आर है, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी आर है, तो अगर ये आर है, इसे मैंने नाम दे दिया पी, तो फिर ये भी तो आर होगी, ये भी तो क्या होगी, आर होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो लाइन पूरी हो गई पी क्यू, ये क्या लाइन जो पी क्यू है आपकी, जो लाइन पी क्यू है, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास। ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास यानी डायामीटर। क्या हो जाएगा, व्यास यानी डायमीटर हो जाएगा। इसे किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। अच्छा आप देख रहे हैं जो हमारा व्यास है, जो व्यास है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, यानी पी से लेके क्यू तक। अब पी से लेके ओ तक आर और ओ से लेके क्यू तक आर, तो आर और आर ये कुल मिला के देखा जाए तो ये कितनी हो गई, 2r। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है पी से क्यू तक की, वो क्या हो गई, 2r। तो व्यास हमारा क्या हो गया, 2r। व्यास हमारा क्या हो गया, 2r। आपको ये बात समझ में आई, व्यास हमारा 2r हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, हमसे कभी ऐसे प्रश्न पूछ ले कि जो हमारा व्यास यानी जो d बराबर होता है 2 गुणा r, यानी व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। आपको बात समझ में आई, आपको ये चीज़ समझ में आई? अगर मुझसे पूछ ले कि आपको व्यास दे रखा पूरा, आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का 2r है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, 2r है, यहाँ से P से लेके Q तक का 2r है। मैं पूछूँ कि आधा कितना है, तो आधा क्या हो जाएगा, r। आधा क्या हो जाएगा, r। तो अर्थात आप यहाँ से कह सकते हो कि त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। जो मेरी त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, व्यास बट्टे 2, यानी व्यास की आधी होती है। जो त्रिज्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ओ से लेके क्यू तक की, वो पूरी की आधी ही तो है। तो अर्थात जो त्रिज्या है वो व्यास की क्या हो जाएगी, आधी। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, यहाँ से बिल्कुल सिंपल ही प्रश्न बनेगा। किसी प्रश्न में आपसे ये कह दे कि बताइए किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये मैं क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास बताइए। तो व्यास आप उसका क्या कर दोगे, 2 गुना। तो 2 गुणा 14, 2r होता है 2 गुणा त्रिज्या, तो 2 गुणा 14, तो अर्थात उसका व्यास कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। अगर आपसे ऐसे कह दे कि यदि किसी वृत्त का व्यास यानी डी यानी डायमीटर, यदि किसी वृत्त का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, कितना, 21 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो 21/2, तो अर्थात 10.5। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बता देंगे। एक बात और समझिए दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और आपने नोट भी कर ली होगी, ठीक है। अगर नोट करनी है तो आप जल्दी से नोट कर लेना, वीडियो को रोक के मैं इसे मिटा रहा हूँ। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ और समझो, आप देख रहे हो जैसे ये व्रत है, ये क्या है, मेरा व्रत है। आपने ये लाइन खींची, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये सारी क्या है, जीवा। तो बताइए सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी, सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी। तो सबसे लंबी जीवा देखो, सबसे ज़्यादा जो गैप होगा परिधि के बीच में वो यहीं तो होगा जहाँ पे ये सेंटर लाई कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी लाइन यहीं पे तो खींची जा सकती है। जैसे इससे वो नीचे को उतरोगे लाइन घटती जाएगी। आप देख रहे हो, जैसे ही इस जो डायमीटर है, जो व्यास है, इससे नीचे को उतरोगे लाइन खींचोगे तो क्या होगा, दूरी लाइन की लंबाई घटती जाएगी। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई, लाइन की लंबाई मेरी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यही वाली लाइन तो हो जाएगी। सबसे बड़ी जीवा यही हो जाएगी, ये। और इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास। तो जो हमारा व्यास यानी जो व्यास होता है, जो बराबर किसके होता है, 2r के, जो क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ी जीवा लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई? अगर यहाँ तक की बात समझ में आई तो फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा अब मैं बता दूं, अगर आप ऐसे याद नहीं रख सकते तो आपको कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, कैसे समझिए, ये व्रत है एक हमारा, ठीक है।
अब ऐसे नहीं समझे, ऐसे समझे, ये इसका मध्य बिंदु है O, ये क्या है, मध्य बिंदु है O, और यहाँ पे ये कोई, ऐसे समझ लो ये कोई फील्ड है, ये क्या है, कोई फील्ड है। अगर ये कोई फील्ड है मेरा, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर ये मेरा कोई फील्ड है और इसके बीचों बीच में गड़ा है एक खूंटा, ये क्या गड़ा है, एक खूंटा गड़ा है, और इससे बधी है एक गाय, इससे क्या बधी है, गाय, और ये गाय की रस्सी है, ये गाय की क्या है, रस्सी है, और ये है मेरी गाय। तो ये खूंटा बीच में गड़ा हुआ है, तो जो खूंटा हो गया बीच में गड़ा है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर यानी केंद्र बिंदु। जो गाय की रस्सी है, जो गाय की रस्सी है, गाय की रस्सी, ये क्या होगी, मेरी त्रिज्या। गाय की रस्सी है वो मेरी क्या होगी, त्रिज्या। और ये गाय जितना घूम लेगी, जितना ये एक चक्कर लगा देगी, जैसे यहाँ से चले रस्सी से, अब यहाँ से देखो इसकी रस्सी अगर इतनी लंबी है तो अब ये इससे दूर तो जा नहीं सकती, वो इसकी सीमा यहीं तक है। अगर वो ऐसे घूमती रहे, ऐसे करके घूमती रहे, तो ये जो चीज़ है इसकी, ऐसे ही जो घूमेगी ये पूरी, ये हो जाएगी इसकी परिधि, ये इसकी क्या हो जाएगी, परिधि। वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस। जो परिधि होती है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। परिधि मेरी क्या हो जाएगी, 2πr। ठीक है, तो आप याद रख लेना, जो सरकमफ्रेंस यानी सी होती है, जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। ठीक है, तो ये त्रिज्या हो गई, ये गाय बधी हुई है और गाय ऐसे घूम रही है चारों तरफ, तो ये जो एक चक्कर लगाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसकी क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। परिधि का मतलब होता है दोस्तों कोई भी फिगर हो, परिधि मतलब होता है पेरीमीटर यानी टोटल लंबाई। पेरीमीटर या परिमिति बोले या परिधि बोले या सरकमफ्रेंस बोले, एक ही बात है। तो इसका मतलब होता है टोटल लंबाई। अगर आपसे परिधि पूछ ले तो इसका मतलब उसकी जो टोटल लंबाई पूछ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी लंबाई होगी। ठीक है, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यानी जो गाय बधी है वो जितने बीच की घास चर सकती है, ये जो घास है जितने बीच की घास चर सकती है, ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है, πr²। जहाँ आपका पाई है वो एक क्या है, कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू आपको हमेशा कितनी लगानी है, 22/7, या फिर लगा देना 3.14। कितनी लगाओगे, या तो 22/7 लगाओगे या 3.14 लगाओगे। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई, क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल और परिधि, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो जितने बीच का ये गाय घास चर सकती है वो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बता दिया और आपको परिधि बता दी। बताओ यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो सुन लो। ठीक है, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आप वो सुन लें कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप कर भी लोगे। अब ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, और मैंने बता दिया परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। चलो इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ और ये फॉर्मूले शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इन्हें आप याद रखना। जो सरकमफ्रेंस परिधि यानी सी होता है वो क्या होता है मेरा 2πr, और एरिया यानी क्षेत्रफल होता है वो मेरा क्या होता है πr²। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न सुनो। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 1 मिनट रुकेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है, हाँ, तो प्रश्न आपसे पूछा है यदि किसी वृत्त की, यदि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 42 सेंटीमीटर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, एरिया और सरकमफ्रेंस यानी परिधि आपको दोनों चीज़ बतानी है। बताओ कितनी होगी। तो मैंने अभी बताया आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। ठीक है, πr²। तो पाई की वैल्यू कितनी लगानी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 42, तो यानी 42 का स्क्वायर। तो इसे थोड़ा काटोगे पीटोगे तो 22/7 गुणा 42 और 42 स्क्वायर हो रहा है, तो 2 बार लिख दो, 7 × 42, 7 × 42। अब इन दोनों का गुणा कर लो, देखो इसका कर लो, इसमें 42 का 22 का कर लो 42 में, तो 22 दूनी 44 के 4 और 22 चौके 88, 88 और 4
92, 88 और 4 92, और इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 6 का। इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। तो 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 ने 54 और 1 55, तो 5544 सेंटीमीटर ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और अगर परिधि पूछी जाए तो क्या होती है, 2 पाई r, तो 2 गुणा 22/7 और r की वैल्यू कितनी है, 42, तो 7 छंगे 42, 6 दूनी 12, 12 में किससे गुणा करना है, 12 से 22 में करना है, तो 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 और 2 26, तो परिधि कितनी हो जाएगी, 264 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5544 सेंटीमीटर। अगर इस तरीके से प्रश्न आए तो आप आसानी से कर लोगे ना, हाँ या ना, बिल्कुल कर लोगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ और अब मुझे उम्मीद है कि अब अगर इस तरीके से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। ये वृत्त का सवाल होगा। तो चलिए फिर इसे बिगाड़ रहा हूँ, अब आगे सुनो, आगे आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। जैसे ये मेरा वृत्त है, ये क्या है, मेरा वृत्त है, ये मेरा है वृत्त। ठीक है, ये मैंने कोई जीवा खींची, ठीक है, ये मैंने कोई क्या खींची, जीवा, इसे नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया बी। ये मैंने जीवा खींची, तो ये जो आपको इसकी जो ये चाप दिखाई दे रही है, जो ये वाली चाप दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये वाली जो चाप होगी वो हो जाएगी दोस्तों माइनर आर्क। क्या हो जाएगी, माइनर आर्क, यानी लघु चाप को हिंदी में क्या बोल, हाँ आर्क को लघु चाप, ये हो जाएगी लघु चाप। और ये वाली जो आर्क है ये हो जाएगी दोस्तों मेजर आर्क, ये हो जाएगी दीर्घ चाप। क्या हो जाएगी, दीर्घ चाप, ये क्या हो जाएगी मेरी दीर्घ चाप। ये इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ये वृत्त है, तो वृत्त में मैंने ये जीवा खींची, ये जीवा खींची, तो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली हो जाएगी मेरी लघु चाप और ये बड़ी वाली हो जाएगी दीर्घ चाप। बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको यहाँ, चलिए मेरे भाई, अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आई तो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बता दी। एक तो बता दी क्या, लघु चाप, और ये होती है दीर्घ चाप ऊपर वाली। अब सुनो आगे, अभी हालांकि इस पर मैं आगे और भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है। चलो इसे मिटा दूं। अच्छा, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आगे आपको एक अगला कंसेप्ट बताने वाला हूँ, और यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, ज़रा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ज़रा ध्यान से पढ़ना। यहाँ से जो भी कंसेप्ट बनता है, 1 मिनट, व्रत बिगाड़ दिया मैंने। मैं फिर से बना दे रहा हूँ व्रत। सही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो, तो ये मैंने क्या बना दिया, व्रत। अब इसमें समझो, इसमें आपको समझने वाली बात क्या है वो समझो। जैसे ये है, ठीक है, ये मेरा इसका केंद्र बिंदु है ओ, ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु, और ये मैंने इसकी जीवा खींची, मैंने इसकी क्या खींच दी, कोई जीवा, और इसे मैंने नाम क्या दे दिया, ए और बी, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी। आप जानते हो कि जो वृत्त का मध्य बिंदु यानी जो केंद्र, जो सेंटर होता है, उससे परिधि तक की कोई भी दूरी होगी वो सारी त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। अगर ये इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है कि नहीं है, ये है, सही है, अरे थोड़ा बहुत हो तो कर लेना, ये इसका केंद्र बिंदु है। तो यहाँ से ये लाइन इधर किधर भी लाइन खींच दो, वो उसकी सारी क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। अगर ये दोनों क्या हो जाए, त्रिज्या हो जाएं, क्या हो जाए, त्रिज्या हो जाएं। और एक मैंने लाइन खींची ओ सी, ए बी और सी, ये क्या हो गई, ओ सी, ये लाइन मैंने खींच दी ओ सी। जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ सी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे। अगर दोस्तों ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओ सी ए बी के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे है। ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। आप जानते हैं कि ये इसका केंद्र बिंदु है। अगर केंद्र बिंदु से कोई भी यानी परिधि तक की दूरी होगी वो त्रिज्या होती है, तो मैं यहाँ तक की दूरी ले रहा हूँ,
ठीक है, ये, और मैंने एक लाइन खींच दी ये। आप जानते हैं ये भी आर त्रिज्या है और ये भी आर त्रिज्या है, ठीक है। अगर दोस्तों मैंने अभी क्या बताया कि ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ओ सी लाइन है वो ए बी में परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है तो वो इस लाइन को ए बी को 2 बराबर भागों में बांट देगी। किसे बांट देगी? 2 बराबर भागों में बांट देगी। और ये त्रिज्या तो ये दोनों बराबर है ही, ये त्रिज्यखंड तो दोनों क्या है? बराबर है ही। तो अर्थात आपको ये समझ में आई होगी यहाँ से कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। यानी मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि वृत्त की कोई भी जीवा है और उस जीवा पर उस वृत्त के केंद्र से एक लाइन खींची ओ सी। एक लाइन क्या खींची? ओ सी, जो क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर है। अगर ये दोस्तों 90 डिग्री पर है, यानी अगर ये परपेंडिकुलर है तो वो इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देगी। अब बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आई तो अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, यहाँ से एक चीज़ और सुन लें, एक चीज़ और क्या सुन लें, चलो अगले में बता दूंगा। अभी यहाँ से प्रश्न सुने। आपसे प्रश्न ऐसे बोलेगा, प्रश्न बोलेगा कि किसी वृत्त के, लिख लो, किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तथा वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? जीवा की डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है। तो आप देख रहे हो जो ए ओ सी है, ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया, ए ओ सी, सी ओ और ए, ये कितना दे रखा है? 10, और ये दे रखा है 8। तो फिर ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी? जल्दी से बता दो, कैलकुलेशन मत करना। उस दिन बता चुका हूँ, क्या बताया था? ट्रिपलेट बताया था, 3, 4 और 5 बताया था। बोलो 3, 4, 5 ट्रिपलेट बताया था। तो ये क्या है? 4 गुणा 2, ये क्या है? 5 गुणा 2। अगर ये वाला 5 है, ये 4 है, तो फिर ये कितना होगा? 3। तो 3 गुणा 2, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 6। ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 6। अर्थात ए से सी तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये वाली यहाँ से यहाँ तक की 6 है और ये दोनों बराबर हैं, तो ए बी, पूरी ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? जो हमारी जीवा है यानी कॉर्ड है ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 2, यानी 6 और 6 12। तो अर्थात कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अब ऐसे तरीके बता चुका हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप ज्यामिति की वीडियो देखना, ज्यामिति में बता चुका हूँ ये किस तरीके से होता है। और नहीं, अगर ऐसे भी नहीं आता तो फिर वही लगा लेना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी 10 का वर्ग, या लंब की जगह 8 लगा लेना और आधार यहाँ से निकाल लेना कैलकुलेशन करके। तो कितना? 6 निकलेगा। कितना निकल आएगा? 6। फिर उसका डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? डबल कर दोगे तो फिर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप कर लोगे ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ता हूँ, इसे मिटा दूँ। जल्दी से नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो वीडियो को रोक के नोट कर लो। तो फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। मैं क्या बढ़ता हूँ? आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों,
अच्छा, ये अगर मैंने चीज़ बताई है तो इसका उल्टा भी तो सत्य होगा। उल्टा कैसे, वो सुन लो। इसका उल्टा कैसे, वो सुन लो। उल्टा ऐसे, मैंने कहा कि कोई मेरी जीवा है ए बी, जीवा है कोई ए बी, मेरी कोई जीवा क्या है ओ बी, ए बी, और मध्य बिंदु सी इसका मध्य बिंदु है। जीवा यानी कॉर्ड ए बी, और सी इसका क्या है, सी मध्य बिंदु है इसका, सी ए बी का मध्य बिंदु है। यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है, सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो जो ओ, ये सेंटर है ओ और सी, ये दोनों, ओ सी जो लाइन होगी मध्य बिंदु है, तो ओ सी किसके परपेंडिकुलर होगी, ए बी के। जो ओ सी लाइन होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी, ए बी के। अगर मैंने अभी क्या बताया था, ये हमने अभी परपेंडिकुलर लाइन डाली थी तो वो परपेंडिकुलर थी 90 डिग्री पे, तो वो इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट रही थी। अगर आपसे ऐसे कह दे कि जो एक रेखा है ओ सी, वो इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो जो केंद्र से और ये रेखा होगी इसके परपेंडिकुलर होगी ए बी के, यानी जो ओ सी होगी वो ए बी के क्या होगी, लंबवत होगी। कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आपको ये चीज़ दोस्तों समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो सुनिए, तो फिर मैं आगे बताता हूँ, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। अगर इस तरीके से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा तो कर लोगे आप। आपके पास जो भी बुक हो अब वो उठा के देखना और वहाँ से लगाना। अब अगली चीज़ आपको क्या समझनी है, वृत्त में एक चीज़ होती है स्पर्श रेखा। वृत्त में क्या होती है, एक चीज़ होती है स्पर्श रेखा। सुनो, स्पर्श से लिखा है, कौन सा बनता है, जो भी बनता हो, टेंजेंट लाइन लिख लो, स्पर्श रेखा। हाँ, ये सही है, यानी टेंजेंट लाइन। जैसे ये मेरा कोई वृत्त है, ये मेरा कोई वृत्त है और ये उस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है ए बी, और ये इसका केंद्र बिंदु है। ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु है ओ, केंद्र बिंदु है ओ। तो दोस्तों केंद्र बिंदु से और जहाँ पे ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, अगर मैं इसे मिलाऊंगा तो ये हमेशा कितने डिग्री के एंगल पे मिलेगी, 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगी। आपको याद रखना है, ये चीज़ आप याद रख लेना, हमेशा कभी मत भूलना। ये हमेशा कितने डिग्री के एंगल पे मिलेगी, 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगी। जो पी है, जो ए बी है, वो मेरी क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और जो हमारा पी, जो जहाँ पे मिल रही है ये पी, ये होगा स्पर्श बिंदु। ये क्या हो जाएगा, स्पर्श, ये मेरा क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी कि अगर मेरा कोई वृत्त है और मैंने उसकी मैंने कोई ये क्या खींची, स्पर्श रेखा खींची, तो वो स्पर्श रेखा, उस स्पर्श रेखा को अगर उसके केंद्र बिंदु से मिलाओगे तो कितनी डिग्री पे मिलेगी, 90 डिग्री पे मिलेगी। यानी उसे कितने डिग्री पे काटेगी, 90 डिग्री पे। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा और चीज़ें। चलिए एक चीज़ समझो जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, वो समझ लो। वो क्या है दोस्तों, आपको अभी मैंने बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे एक चीज़ होती है मेजर एक्सिस, एक होती है माइनर। ये मैंने इतनी त्रिज्यखंड लिया, ये त्रिज्यखंड ले लिया मैंने इतना, और ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु है। तो जैसे ये चाप है, ये जो चाप है, इतनी चाप है, इस चाप से, और मैंने इसकी परिधि पर ये कोण बना दिया। इस चाप से मैंने इसकी परिधि पर क्या बना दिया, ये कोण बना दिया।
और इसी चाप से मैंने इसके ये केंद्र पे ये कोण बना दिया। क्या बना दिया? केंद्र पे। तो यदि ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण क्या है? थीटा है, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। यानी किसी वृत्त में अगर किसी चाप से यानी इतने से भाग से यानी इतने से, और मैं क्या बना रहा हूँ इसकी परिधि पे जो कोण बना रहा हूँ, तो जो परिधि वाला कोण होगा वो केंद्र वाला जो कोण होगा उसका आधा होगा। यानी अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा? थीटा। कितना हो जाएगा? थीटा। मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अगर आपको इतनी सी बात समझ में आई तो फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कोई व्रत है, किसी व्रत में समान चाप से, या फिर ऐसे देगा आपसे, कोई फिगर बना के दे देगा। मैं अभी क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ से लाऊं? 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल लूँ आपके लिए। एक क्वेश्चन ऐसे समझो, चलो एक मैं क्वेश्चन निकाल ले रहा हूँ आपके लिए। ये मेरा कोई व्रत है और इसमें ये बना हुआ है, ये इसका सेंटर है O, और एक ये लाइन खींच दी, एक ये लाइन खींच दी, ठीक है। और आपको दिया क्या है? आपको दिया है, हाँ, आपको दिया है ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री का। कितने का दिया है? 50 डिग्री का। ये वाला एंगल 50 डिग्री का दिया है, तो आपसे ये वाला पूछा है, बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा। तो आप देख रहे हैं ये वृत्त बना हुआ है। अब इसने ये वाली चाप ले ली। कौन सी ले ली? ये वाली चाप। अब इसी चाप से अगर ये वाला यानी केंद्र पे ये एंगल 50 डिग्री का बन रहा है, इसे नाम क्या दे दूँ? P, इसे नाम दे दो Q, R दे दो, इसे Q दे दो। तो यदि आपको दिया होगा कि किसी ये वृत्त में जो कोण ROQ बराबर 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री है। तो आपको RPQ का वैल्यू बताना है। RPQ की वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने बताया इस वाली चाप से अगर केंद्र पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 2 थीटा, यानी 50 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे इसका आधा बनेगा। तो RPQ एंगल कितने का होगा? 50 का आधा, तो अर्थात 25 डिग्री। कितना होगा? 25 डिग्री। कितने डिग्री का होगा? 25 डिग्री का होगा। बताओ बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं आई? अगर यहाँ तक की बात समझ में आई तो फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर इस तरह का कोई प्रश्न आए कभी, बस इतना याद रख लेना कि किसी भी व्रत में समान त्रिज्यखंड से जो केंद्र पे कोण बनेगा और परिधि पे कोण बनेगा, तो जो परिधि वाला कोण होगा वो केंद्र वाले कोण के आधा होगा। अगर ये वाला 2 थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। अगर ये वाला आपको मान लो 50 दिया है तो फिर ये वाला 100 रहा होगा। कितना रहा होगा? 100। याद रखोगे? अब भूलना मत कभी। चलो इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। एक और बता दे रहा हूँ आपको इसी तरीके का एक और प्रश्न करवा दूँ? एक और प्रश्न करोगे? बोलो भाई। चलो इस बार थोड़ा बड़े वाले मेजर एक्सेस से ले रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये आपका कोई व्रत है, ये आपका कोई व्रत है और ये आपका व्रत है और ये इसका केंद्र बिंदु है O। ये इसका क्या है? केंद्र बिंदु है O। और मैंने इस बार बड़ा वाला आर्क लिया। मैंने क्या लिया इस बार? बड़ा वाला आर्क लिया। मैंने क्या ले लिया? बड़ा वाला आर्क ले लिया। तो अगर ये वाला कोण इसी त्रिज्यखंड से बात कर रहा हूँ, इसी त्रिज्यखंड से। दोस्तों आप देख रहे हो, अगर ये वाला कोण देखो अल्फ़ा है, बताओ ये वाला कोण क्या है? अल्फ़ा। तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा। ये वाला कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा। कभी ऐसा मत कर देना कि ये वाला ले लिया थीटा और उधर वाला ले लो। ये नहीं, जो डबल कोण होगा वो कौन सा होगा? जो
त्रिज्य खंड से बना होगा, त्रिज्य खंड से, तो इस वाले त्रिज्य खंड से कौन सा एंगल बना है, ये वाला। तो अगर ये अल्फा है तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। कभी ये गलती मत कर देना कि ये वाला अल्फा है तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। जो 2 अल्फा होगा वो कौन सा होगा, त्रिज्य खंड को देखना, हम ये वाला त्रिज्य खंड ले रहे हैं, ये वाला, तो उसी के कंपैरिजन में देखना, तो उससे एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो अगर ये वाला अल्फा है तो फिर ये वाला कितना होगा, 2 अल्फा होगा। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आई तो और सुन लो एक और बात। चलो इसे मिटा दो, ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो एक चीज़ और सुन लो। अगला पॉइंट क्या है, वो ये है, जैसे ये मैंने व्रत लिया, मैंने कोई व्रत लिया, ठीक है, ये मैंने व्रत लिया और ये व्रत है और इसका मैंने ये वाला त्रिज्य खंड लिया। मैं अभी लिखा रहा हूँ आपको, पहले आप समझ लो, इसके कंपैरिजन में लिख लो, पहले ये लिख लो आप, 1 मिनट। ये वाला फिगर बनाया आपने, क्वेश्चन करवा दिया, क्वेश्चन को भी लिख लेना, नोट कर लेना। इसमें लिख लो, इसमें आप कुछ भी डाल लेना, हेडिंग डाल, जो भी डालनी हो आप ऐसे करके लिख लो। किसी भी व्रत में समान त्रिज्य खंड से कट रहा है, अब सही है। किसी भी वृत्त में समान त्रिज्य खंड से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। केंद्र पर बने कोण का कितना होगा, आधा होगा। ये चीज़ लिखवा दी मैंने, आगे और समझो, उसके कंपैरिजन वो लिखवा दी। अगला ये नंबर 1 डाल के लिख लेना और इसे नंबर 2 डाल के। जैसे ये त्रिज्य खंड लिया इस त्रिभुज में, मैंने क्या लिया, ये त्रिज्य खंड, और इससे मैंने ये एंगल बना दिया परिधि पे, ये वाला, ठीक है। एक और एंगल बना दिया मैंने, ये बना दिया। तो अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। कितना होगा, थीटा ही होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही होगा। और भी बना लो, इसी त्रिज्य खंड को लेके 2 बना लिए, तीसरा और बना लो। यानी समान त्रिज्य खंड से आप जितने भी एंगल बनाएंगे वो सब क्या होंगे, समान, ठीक है। ये भी थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अर्थात आपको क्या लिखना है, एक फिगर और सुन लो। ठीक है, मैंने इसका इस बार मेजर पार्ट ले लिया। क्या ले लिया, ये मेजर पार्ट ले लिया। तो इससे एक मैंने ये एंगल बना दिया, ठीक है, एक और एंगल बना दिया। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, अल्फा ही होगा। और बना लो, वो भी क्या होंगे, अल्फा होंगे। तो इसमें लिख लो एक लाइन, लिखो समान त्रिज्य खंड से त्रिज्य खंड बोलेंगे, चाप, ये त्रिज्य की जगह चाप कर ले, वैसे त्रिज्य खंड ही बोलते हैं इसको, हालांकि मुझे कंफर्म नहीं है पक्का, लेकिन फिर भी आप देख लेना, या चाप तो है ही सही, समान चाप खंड लिख लेना, चाप खंड से, ठीक है। बस इतना याद रखो, जो ये जो पार्ट है, जो ये जो चाप है, ये जो आर्क है, इससे जो एंगल बनेगा वो परिधि पे थीटा होगा, तो केंद्र पे 2 थीटा होगा। समान चाप खंड से समान किसी वृत्त में समान
चापखंड से परिधि पर बने सभी कोण समान होंगे। सभी कोण क्या होंगे? समान या बराबर होंगे, समान होंगे। अब अगर इस तरीके का कभी प्रश्न आए तो आप कर लेना, ठीक है। कभी इस तरह का प्रश्न गलत मत कर देना आज के बाद। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ऐसे आपसे कोई वृत्त दे देगा, इसे आप नोट कर लो जल्दी से, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन बताते रहूँ। नोट करो इसे, इस चीज़ को नोट कर लो, चाहे पॉज करके नोट कर लेना। आपसे कैसे पूछा जाएगा? ये वृत्त बना दिया, ऐसे कहेगा बताओ अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री का है तो इस वाले कोण की मान, इस वाला ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा। तो आप देख रहे हैं समान त्रिज्यखंड से दोनों एंगल बन रहे हैं, यानी जितना आर्क यहाँ से लिया है उसके लिए भी उतना ही आर्क वही है। तो अगर ये वाला 40 डिग्री का है तो ये वाला भी कितने का होगा? 40 डिग्री का ही होगा। बताओ चीज़ समझ में आई? अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप कभी गलत मत करना, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ मैं, मिटा दूँ, चलो नोट कर लेना वीडियो को रोक के। अब एक चीज़ और समझनी है आपको, वो चीज़ क्या समझनी है वो सुनो। ठीक है, ये क्या है मेरा अर्धवृत्त, और ये है मेरा इसका केंद्र बिंदु O। वृत्त था वो मैंने अर्धवृत्त बना दिया इसका, ठीक है। अब आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा? ये मैंने एंगल बना दिया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बताओ इस वाले एंगल का मान बताओ। तो आपको याद रखना है हमेशा ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का। इसे नाम दे दो A, इसे नाम दे दो क्या? B, इसे नाम दे दो A, और ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु। इसमें लिख लो नंबर 3, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। कोई अर्धवृत्त दिया हो और उसमें जो एंगल बन रहा हो तो वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसका एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ इसका, नोट करो इसे फटाफट से, तब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। ये कैसे बन गया? सही है, सही है, जो भी है जैसा भी है, हमें क्या है, ये इसका व्यास है और ये इसका केंद्र बिंदु है, और ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है और ये लाइन है 40, ये एंगल है 50 डिग्री का, ये एंगल दिया 130 डिग्री का। ABCD, ABC और D। आपसे पूछा है कि बताइए इस वाले कोण का मान कितना होगा। ये जो कोण दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, बताओ इस वाले कोण का मान कितना होगा, बताओ जल्दी से। तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने अभी क्या बताया, अभी मैंने ये बताया, देखो ये सब जो चीज़ दे रखी है कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखी है। आप इतना देखो, ये अर्धवृत्त, ये इसका क्या है? व्यास है, ये सेंटर है O। तो ये ऊपर का क्या बन गया? अर्धवृत्त बन गया।
और अभी मैंने बताया कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये 50 का दिया है। और ये त्रिभुज देखो ABC, इन त्रिभुज ABC, तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 और ये 50, कितना हो गया, 90 और 50 140। तो फिर ये कितना बचा, 40 डिग्री का। यानी अर्थात कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितना है, 40 डिग्री का। ये आपको, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। बस आपको इतने से ध्यान देना है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 50 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ये दिया है मुझे, तो फिर और ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है यानी तो 90 डिग्री का, तो ये 90 का हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 50, ये 90, 50 और 90 कितना हो गया, 140। तो फिर ये कितने का बचा, 40 का। यानी 180 में से कितना घटाओगे, 140 घटा दोगे तो कितना बचा, 40 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितने का आ गया, 40 डिग्री का। तो बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आए कभी भी तो कर लोगे या नहीं कर पाओगे, मतलब बोलो हाँ या ना। चलिए भाई, अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आई तो फिर आगे आपको हेडिंग क्या डालना है, आगे आपको हेडिंग डालनी है आगे हेडिंग डालो चक्रीय चतुर्भुज। क्या डालोगे, चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है वो सुनो। जैसे कोई व्रत है, ये व्रत है मेरा, और इस व्रत के अंदर थोड़ा अच्छा सा बना दूं। आप भी कह रहे होंगे थोड़ा अच्छा सा नहीं बनाया सबने। देखो अब मैं अपनी ड्राइंग का कमाल दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सही है। ठीक है, ये देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है मेरे भाई, ये समझो। किसी भी व्रत के अंदर बना चतुर्भुज, कोई व्रत है जैसे ये है, ये मेरा बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। क्या बन जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। सुनो, इसमें आपको क्या याद रखना है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो आपको बस इतना याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज में क्या याद रखना है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज होता है जो मेरा, उसमें जो आमने सामने वाले कोण होते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। वो कैसे होता है वो भी सुन लो। जैसे ये मैंने मान लिया वृत्त का व्यास है, ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है, और ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु है। इसे मैंने नाम दे दिया O। क्या नाम दे दिया, O। अब ये भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे कोई व्रत है, कोई क्या है मेरा व्रत है, तो समान त्रिज्य खंड से इस वाले त्रिज्य खंड को लिया, तो जो परिधि पे कोण बनता है, तो जो सेंटर पे जो कोण बनेगा ये इसका सेंटर है। जो सेंटर पे जो कोण बनेगा वो इसका आधा होता है। अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर ये वाला कोण C है, ये वाला कोण है C, इस वाले त्रिज्यखंड की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये वाला C है तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा, 2C। अगर ये वाला A है तो इस वाले त्रिज्यखंड से देख लो, तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा,
2a, ये क्या है O, ये कितना हो जाएगा 2a। और आप जानते हो कि जैसे ये है सीधी लाइन पे 180 का डिग्री 180 डिग्री का कोण बनता है, पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का, अगर पूरा देखोगे तो 360 का, तो यहाँ भी ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा 360 का, कितने का हो जाएगा 360 का, अर्थात 2a प्लस 2c बराबर 360, 2 कॉमन ले लो और इधर भेज दो, तो a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस सी बराबर 360/2, तो अर्थात 180। तो आप यहाँ से याद रखोगे कि किसी भी चक्री चतुर्भुज के जो आमने सामने वाले कोण होते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक चीज़ और समझ लो, इसे मिटा दो, और चक्री चतुर्भुज के चारों कोने किस पे होंगे, वृत्त पे होंगे, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि चक्री चतुर्भुज के जो आमने सामने वाले कोण होते हैं उनका योग हमेशा बराबर होता है किसके 180 के, वो आपस में बराबर होंगे और उनका योग किसके बराबर होगा 180, यानी इन दोनों का योग भी 180 और इन दोनों का योग भी 180। बात समझ में आई, हाँ या ना, समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। मिटा दूँ इसे, एक चीज़ और समझ लो आखिरी, बस उसके बाद क्लास ओवर। नहीं बन गया, सही है, थोड़ा बहुत है तो एडजस्ट कर लेना। ये मेरा कोई चतुर्भुज है, ये वृत्त के अंदर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसा है चक्री चतुर्भुज है। इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ A B C और D, A B C और D। अगर मैं बात करूँ अगर ये वाला एंगल मेरा अल्फ़ा है, ये वाला एंगल क्या है अल्फ़ा है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा अल्फ़ा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फ़ा ही हो जाएगा। इसको आप हिंदी में इसको लिखना चाहो तो लिख लो, हाँ ये अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, क्या है थीटा, तो फिर आपका ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखो, अभी आपको लिख लो एक लाइन, देखो किसी चक्री चतुर्भुज में किसी चक्री चतुर्भुज में लिखो बाह्य कोण, जो ये बाह्य कोण है, किसी भी चक्री चतुर्भुज में बाह्य कोण अपोजिट आंतरिक कोण के बराबर होता है, अपोजिट आंतरिक कोण के बराबर होता है। किसी चक्री चतुर्भुज में जो बाह्य कोण होगा, किसी भी चक्री चतुर्भुज में जो बाह्य कोण होगा वो अपोजिट आंतरिक कोण के बराबर होगा। अपोजिट आंतरिक कोण, अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला भी क्या होगा अल्फा, ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा थीटा। वो कैसे हो जाएगा सुनो, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी चक्री चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अच्छा ये बात अभी लिखवाइए थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से क्या हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो, और आप देख रहे हो कि ये सीधी लाइन पे एंगल बना हुआ है, तो एंगल अल्फ़ा और ये अंदर वाला एंगल, जो ये बाहर वाला एंगल है, सीधी लाइन पे एंगल कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का, तो ये वाला एंगल पूरा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यानी सी और प्लस ये वाला एंगल बाहर वाला, तो एंगल सी और प्लस उसे अल्फ़ा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या उसे कुछ और नाम दे दूँ, पी दे रहा हूँ उसे, ठीक है। ये एंगल अभी तो मैंने अल्फ़ा लिख दिया है, अभी मान लो ये एंगल पी है, चलो अल्फ़ा ही रहने दो, प्लस अल्फ़ा बराबर 180, दोनों 180 के बराबर हैं तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल सी
प्लस एंगल अल्फ़ा। तो देखो सी से सी दोनों तरफ है, कट जाएगा, इधर लाओगे माइनस में कट जाएगा, तो एंगल ए बराबर किसके है, अल्फ़ा के। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू एंगल ए के बराबर हो जाएगी। अगर एंगल ए का मान अल्फ़ा है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ऐसे पी दे दोगे तो अल्फ़ा की जगह पी लिख लेना। इसी तरीके से ये वाला, ये एक साल क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे दिया था, एक वृत्त दिया था चक्री चतुर्भुज, और पूछा था कि अगर ये वाला कोण 80 डिग्री का है, अगर ये वाला कोण 80 डिग्री का है तो बताओ ये वाला कोण कितने का होगा। तो आपको फटाफट से बता देना है कि ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का ही होगा। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आगे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं आपके क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश करूंगा। और अब ये मैंने व्रत में जो भी कुछ बेसिक थे ये बता दिए, हालांकि थोड़ा बहुत और रह गया है, वो भी मैं आगे इस तरीके से टाइम बीच बीच में निकाल के आपको ज्यामिति भी कंप्लीट कराता रहूँगा, यानी एडवांस भी चलता रहेगा और अपना अर्थमेटिक भी चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। तो आगे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोको। ठीक है, आगे मिलेंगे अगली क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।